हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। बाबा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं बमुश्किल 7 बरस की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी, हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे पर मुश्तमिल था। इस शख्स का नाम शाहिद था। अम्मा ने शाहिद के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है, इसके पास रहने की जगह नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसा के लिए अपने घर में ठहरा लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किल बयान की तो इनकार नहीं कर सका। अपने अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? बच्चों वाले कमरे में ये भी पढ़कर सो रहेगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम कर देता। वालिदा खामोश हो रहे, वो बाबा से ज्यादा बहस और तकरार नहीं करती थी। शाहिद दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और शाम को वापस आ जाता। वो कभी खाली हाथ ना आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता, दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास दुकान पर, और रात को भी कहीं बाहर से खा लेता था। कभी कभी जब वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे इसको चचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बुरे दिनों में उसने भी साथ दिया था। वालिद की तनख्वाह ज्यादा ना थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ताहम शाहिद चचा के आ जाने से अब कुछ आसूदगी आ गई थी। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल खत्म हो जाते और उसे पता चल जाता, तब वो ये चीजें खरीद कर ला देता और रकम ना लेता। वो कहता कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा हक भी बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालो। अम्मा से कहता, अगर आप मुझे उन बच्चों का सगा चचा समझ ले तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुश नसीबी किया होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से अम्मा मुतासिर हो गईं कि शाहिद वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को आसूदगी में बदल दे तो ऐसा आदमी किसको बुरा लगता है। दरअसल शाहिद का किसी बात पर अपने बड़े भाई भावत से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर अब्बा के पास चला आया। अब भाई के घर जा रहने पर तैयार न था। शाहिद अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में मिलाने लगा। तभी अच्छी गुजर बिसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदैन को भी सहूलत हो गई। हम 4 बहन भाई थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे शाहिद चचा अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम शाहिद की दरिया दिली से बहुत खुश रहते थे। वो हमारे लिए तकरीबन रोज ही बिस्कुट, टाफियां या कुछ ऐसी चीजें लाते जिनको बच्चे पसंद करते थे। अम्मा भी एतराज न करती कि वो उनको अपने घर का एक फर्द गर्दान चुकी थी। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे, दूसरे में हम सब बच्चे जमीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो शाहिद चचा को मिल जाती थी। अब तो इस शख्स को चचा कहते भी शर्म आती है, लेकिन ये रुदात इस वजह से लिख रही हूँ कि वो वालिदैन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद से थक हार कर रात को गहरी नींद सोते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मा के काम भी करती थी, लिहाजा थक जाती। रात को फिर ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश ना रहता। तीसरी जमात की बच्ची को भला किस बात का होश होता है। तभी जब मेरे बहन भाई सो जाते, रात को ये शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में ना आता। मैं तो नींद में डूबी होती आ गहरी गुनूदगी में। कभी सो जाती, कभी जाग जाती। फिर वो मुझे पैसे, मीठी गोलियां और बिस्कुट वगैरह दे दिया करता और कहता, किसी को ये बात ना बताना। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला, तब भी इसको वही हरकतें करता पाया।
अब फर्क यह था कि साथ में वाहियात बातें भी शामिल हो गई थी। कभी ये बातें मेरी समझ में ना आईं। जिस चारपाई पर शाहिद सोता था, इसके आने से कबल ये चारपाई मेरी थी और मैं इस पर सोया करती थी, जबकि मेरे छोटे बहन भाई फर्श पर बिछे गद्दे पर सोया करते थे। एक दो दिन तो मैंने जमीन पर सोने में बहुत बेसुकूनी महसूस की थी। दिल में गुस्सा भी करती कि बदबख्त कहाँ से आ गया जो मुझे अपनी चारपाई से महरूम होना पड़ा। शाहिद रोजाना बहुत सुबह बेदार हो जाता और उठकर बाहर चला जाता, तब अपनी चारपाई पर पड़े रहना मुझे बहुत सुकून देता। मुझको ये कभी ख्याल ना आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा है और मैं खसारे में पड़ी हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी जमीन थी। शाहिद ने अब्बा को सुला दी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इस पर चारदीवारी बनवा कर कड़ियों की छत डलवा दूं। कारपेंटर तो अपना उस्ताद है, छत, खिड़कियां, दरवाजे सब बहुत कम पैसों में बन जाएंगे, मजदूरी में खुद कर लूंगा। अब्बा इस तजवीज पर खुश हो गए। यूं भी घर में एक कमरे की अशद जरूरत थी। उन्होंने कहा, सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए क्या बुरा है। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। शाहिद ने हमारे कमरे के दरमियान दरवाजे बनवा दिया ताकि नया कमरे दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवा कर ये कमरा शाहिद के हवाले कर दिया ताकि वो सुकून से अलहदा रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। अब हम बहनें अगरचे अपने कमरे में सोती थीं और शाहिद नए में, मगर दरमियानी दरवाज़ा आसानी से खुल जाता था। तभी जब मेरे वालिदैन और बहन भाई सो जाते तो ये शख्स चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको कुछ समझ आ गई थी। मैं इसे कहती, चाचा हमारे कमरे में रात को ना आया करो वरना मैं अब्बा को बता दूंगी। तभी वो मुझे ये कहता कि तेरा अब्बा तुम्हारी बात का यकीन ना करेगा बल्कि मेरी बात का यकीन करेगा, क्योंकि मैं इसको अपनी आधी तनख्वाह देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद आती हो क्योंकि तुम लोग हर रोज मुझसे चीजें लेने की फरमाइश करते हो और मैं लाता भी हूँ। कभी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता तो तुम उसी गुस्से में मेरी शिकायत करती हो। ये एक बोधी सी तावील थी, लेकिन मैं दबक जाती क्योंकि उसने मुझे बहुत नासमझी की उम्र से दबका लिया था। मैं इससे डरती भी बहुत थी और फिर मेरी एक ना चलती। 8 बरस ये शख्स हमारे साथ रहा और अपने मामूल से ना हटा। उधर मेरे वालिदैन उसकी खैर खाई में फिक्रमंद रहते थे कि कब तक शाहिद कनवारा रहेगा। अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका घर बस जाए। अब्बा के कहने पर वालिदा ने इसके लिए शरीक हयात की तलाश शुरू कर दी थी। बिलाखिर एक जान पहचान के मुतवस्सित घराने में रिश्ता ढूंढ लिया और वहां शाहिद का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन तो वो अपनी बीवी में खोया रहा, फिर वही पुरानी रविश दोहराई जाने लगी। जब उसकी बीवी मैके जाती, वो हमारे कमरे में घुस आता। मैं किसी को बता भी ना सकती थी, दिल ही दिल में जलती कुर्ती रहती थी। वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर जबान खोलना गर्दन जनी वाली बात थी। अब्बा से भी डरती थी कि जाने क्या कर गुजरे। न ही तब मुझ में इतनी हिम्मत थी कि अम्मा को ही बता देती। शाहिद से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की डरावनी धमकियां देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, तभी मुझ पर इसका बहुत रोब था। मैं पूरी तरह इसके दबाव में थी। एक दिन उसने कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी हो तो अपना घर ले सकूं। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज ले और कुछ अपनी जमा पूंजी इसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद माह में ही सारा माल खत्म करके चलता बना। वो तो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको मलामत करता रहा और मैं गुनागो उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं होता था, काम कहीं, अजीब खपती हो गई थी। सहेलियां समझती कि मुझको किसी से मोहब्बत है और मैं इसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी इस दागदार रिदा का गम है जिसको एक जालिम तार तार कर गया है। मैं इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाब ना हो सकी। वो शख्स जा चुका था, मेरी सुनहरी उम्र भी मैली होकर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि खत्म नहीं होती। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी जिंदगी में हुए, इसी शख्स को ही उनका जिम्मेदार समझती हूँ। इसके चले जाने के बाद एहसास जिया में इस बुरी तरह गिरफ्तार हुई कि हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर दिमाग माफ हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं, हालांकि ये काम मेरे बस का था नहीं। दुआ करती, खुदा करे ये कहीं चला जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए या ये डूब कर मर जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुकून का सांस लिया,
कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कजिन नोमान को बहुत चाहती थी। इसके साथ मुझको इस बात का शदीद एहसास था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अरसे तक बस चुपके चुपके इसकी परस्तिश करती रही, और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राजी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर क़यामत गुजर गई, लेकिन इसके सिवा चारा न था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगा था। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई चक्कर न था, मगर नोमान मुझे पसंद करता था और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब वालिदैन ने हाँ कह दी तो एक रोज़ नोमान ने मुझसे बात की, बल्कि मेरी रजामंदी के बारे पूछा। इसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो बीना, अगर मुझको पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको हर कीमत पर हासिल करूंगा, मगर एक बात तुमने मुझको बतानी होगी कि तुम्हारा माजी में किसी से ताल्लुक तो नहीं रहा है, और मैं झूठ कभी बर्दाश्त न करूंगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब लम्हा भर में टूट गए। भला मैं नोमान को ये कैसे बता देती कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती मता लिटा चुकी हूँ और अब उनके काबिल नहीं रही। अब फिर मैं झूठ बोलकर उनको कैसे धोखा देती, जिसकी मैं किसी देवता की तरह परस्तिश करती थी। तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा, मेरा ख्याल छोड़ दो नोमान, मुझे तुम अच्छे लगते हो मगर शादी के नुक्ताए नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है, और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से नोमान महीनों बीमार पड़ा रहा। काश मैं इसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। आज के ज़माने में लड़कियां जुर्रतमंद हैं, बोल सकती हैं, मगर हमारे ज़माने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वे हक बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थी। मैंने अपनी जन्नत खुद ही ठुकरा दी। माना कि मैं पैदाइशी बुज़दिल थी जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ न उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। नोमान का मिजाज समझ लिया था। अपनी मजबूरी की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म की अब बीती सुना भी देती तो यकीन न था कि मुझे मुआफ़ी मिल जाती। आजी मुआफ़ी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़र्फ भी बन जाता है, मगर दिल में उनके जो कांटा उतर जाता है, इसे निकालना मर्द के अपने बस की बात भी नहीं होती। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।